हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट में। आज हम अगला कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है, यानी कि मगध जो एम्पायर है वो किस तरीके से आगे बढ़ा। इससे पहले लगातार मैं 3 वीडियो ला चुका हूँ जिसमें कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने मगध साम्राज्य के ऊपर कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि बिंबिसार का जो शासनकाल है उसको कंप्लीट किया मैंने इससे पहले वाले वीडियो में। उसके बाद मैं अजातशत्रु के बारे में बताया कि हिरण्यक वंश के जो ये दो शासन के जो दो राजा हुए उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि अजातशत्रु और बिंबिसार के बारे में मैंने जानकारी दी है। सिविल सर्विसेज की मेंस और प्री का पूरा कंटेंट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा और अजातशत्रु का जो पुत्र था, जो उसका बेटा था, जो उसके बाद में गद्दी पर बैठा, उदयन या फिर उदयभद्र, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में जाने तो मगध साम्राज्य का जो इतिहास बनता है वो रामायण महाभारत काल से इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत काल में जो बृहद्रथ वंश है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और बृहद्रथ वंश का जो प्रतापी राजा हुआ वो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध के बाद में जो अंतिम राजा हुआ वो था रिपुंज। रिपुंज की हत्या करने के बाद में फिर हिरण्यक वंश का उदय होता है और हिरण्यक वंश का प्रथम राजा जो होता है वो बिंबिसार बनता है, जो कि 544 ईसा पूर्व में बनता है। देन उसके बाद में उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जो कि अजातशत्रु होता है। तो इन दोनों का कंटेंट मैंने पिछले 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कि पूरी जानकारी मैंने उसमें कंप्लीट कर दी है, जो कि प्री मेंस और अन्य एग्जाम्स यहाँ पे की हिस्ट्री का कंटेंट आता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम कंप्लीट करेंगे उस अजातशत्रु का जो बेटा था, पुत्र था, जो कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा। देन उसके बाद में उदयन के आने वाले जो उत्तराधिकारी रहे उसके बारे में भी मैं जानकारी इसका वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं, जिससे कि हिरण्यक वंश का जो शासनकाल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंटेंट जिसमें कि हिरण्यक वंश को मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं, उदयन और उसके उत्तराधिकारी शासन के बारे में। मगध साम्राज्य हिरण्यक वंश, जैसे कि आपको जानकारी है, मैंने अभी बताया आपको 544 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें कि गद्दी पर जो बैठता है वो बिंबिसार बैठता है और 412 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है हिरण्यक वंश का। हिरण्यक वंश के बाद में फिर अगला वंश आता है जो था नाग वंश। तो हिरण्यक वंश की बात कर लें तो इसमें बिंबिसार जो कि 544 से लेके 492 बीसी तक यहाँ पर शासन करता है। देन उसके बाद में अजातशत्रु जो कि 492 से लेके 460 बीसी तक मगध साम्राज्य पर शासन करता है और वो उसमें विस्तार करता है। दोनों ही साम्राज्यवादी सोच के थे, चाहे बिंबिसार की बात कर लो या अजातशत्रु की। बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया, देन उसके बाद में उसका जो बेड़ा उठाया था वो अजातशत्रु ने उठाया और अजातशत्रु ने भी कहीं ना कहीं अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए वैवाहिक संबंध के साथ साथ मित्रता और जो कूटनीतिक नीतियां थीं, जिससे कि हम अपने जो अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का जो विस्तार किया वो युद्ध के जरिए भी आगे बढ़ाया, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि कौशल के साथ में जो संबंध स्थापित किए जो कि प्रसन्नजीत था, और उसके बाद में जब वैशाली के साथ में आक्रमण की नीति अपनाई उसके बारे में जानकारी मैंने कंप्लीट कर ली है पिछले वीडियो में, जो कि अजातशत्रु के बारे में बताया है, तो उसको देखिएगा। आज उदयभद्र के बारे में कंप्लीट करने वाला हूं। उदयन जो कि अजातशत्रु का ही बेटा था, पुत्र था। जिस तरीके की यहाँ पे परंपरा रही मगध साम्राज्य के हिरण्यक वंश की, पुत्र ने अपने पिता की हत्या की और पितृहंता के रूप में जाने गए। उसी तरीके से जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और उसको पीड़ा देकर उसकी मृत्यु हुई थी जेल कारागार में, और उसको बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता के रूप में जाना गया है। इसी तरीके से अगर हम उदयन की बात करें तो उदयन भी कहीं ना कहीं पितृहंता के रूप में जाना गया और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद
अजातशत्रु की हत्या करने के बाद में वो जो कि उनके पिता थे उनको भी पीड़ा के साथ में शायद हत्या की, जो कि ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। तो उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की, देन उसके बाद में वो गद्दी पर बैठा, जो कि कब 460 तक अजातशत्रु जो कि मगध का राजा रहा। 460 बीसी में उदयन गद्दी पर बैठा और लगभग 444 बीसी तक ये गद्दी पर शासन इसने किया। जैन ग्रंथों की बात कर लें तो जैन ग्रंथों में इनकी जो उदयन की माता का नाम पद्मावती मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता कहा गया है, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। अजातशत्रु यानी कि इनका जो वंश था वो कहीं ना कहीं पिता की हत्या करने के बाद में गद्दी पर आसीन हुए, क्योंकि यहाँ पे जो वैवाहिक संबंध के बारे में अगर बात कर लें तो हिरण्यक वंश ने कई सारे विवाह किए थे, चाहे बिंबिसार की बात कर लो या फिर अजातशत्रु। तो इस तरीके से जो साम्राज्य का विस्तार हुआ वो वैवाहिक संबंध और साथ ही साथ में मैत्रिता का जो संबंध हुआ उससे यहाँ पर आगे बढ़ा। तो वैवाहिक संबंध से जिस तरीके से अलग अलग रानियों के साथ में इन्होंने अपना संबंध बनाए और उससे जो पुत्र संतानें उत्पन्न हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं पे कटुता एक दूसरे के साथ में ये हो सकती है और उस कारण से कहीं ना कहीं राज गद्दी को पर बैठने के लिए ये सारी नीतियां अपनाई गई और पितृहंता के रूप में ये आगे प्रसिद्ध हुए बौद्ध ग्रंथों में। और कई जगह जानकारी ये मिलती है, जैसे कि जैन ग्रंथों की बात कर लें तो जैन ग्रंथ के साक्ष्य इसके विपरीत मिलते हैं। जैन ग्रंथों में इसमें पितृहंता के रूप में नहीं जाना गया है। तो इसके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं ये भी पड़ती है कि जो इसमें उदयन और चाहे अजातशत्रु की बात कर लें तो अजातशत्रु ने भी कहीं ना कहीं जैन धर्म को अपनाया था और उसके लिए काफ़ी हितपूर्ण कार्य किए थे। तो उसमें उसको पितृहंता के रूप में नहीं माना गया, उसमें आत्महंता के रूप में, यानी कि पिता ने आत्महत्या की, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरीके से अगर उदयन की बात कर लें तो उदयन को भी जैन ग्रंथ के साक्ष्य में इसके विपरीत बताया गया है और उसमें इसको पितृभक्त बनाया गया है, यानी कि पिता का ये भक्त था और पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करता था। अपने शासनकाल में इसने की बात कर लें, अगर अजातशत्रु के शासनकाल में जब ये अजातशत्रु शासन करता था, गद्दी पर था उसका पिता, तब उसने इसको चंपा का मांडलिक या फिर चंपा का उपराजा बनाया था, वायसराय बनाया था। जिस तरीके से अंग का उपराजा बिंबिसार ने अजातशत्रु को बनाया था जब अंग पर अधिकार किया था, उसी तरीके से अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो उदयन को चंपा जो कि अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी वहां पर इसको वायसराय बनाया था और अंग का ही पूरा कार्यभार इसको सौंपा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में किस क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का वायसराय रहा, तो वो रहा था चंपा जो कि अंग की राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पिता की मृत्यु की बात करें तो पिता की मृत्यु पे जिस तरीके से जैन धर्म में बताया गया ये पितृभक्त था, तो ये काफी ज्यादा दुखी था। तो उसके बाद में जो मगध साम्राज्य के कुलीन वर्ग के लोग थे, जो कि एक श्रेष्ठ लोग थे, साथ ही साथ में वहां पे जो अमात्य थे, अधिकारी थे, उन्होंने इनको राजा की गद्दी पर बैठाया उदयन को। देन उसके बाद में इसका शासनकाल आगे बढ़ता है। अगर आगे की बात करें तो सर्वप्रथम इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर, जो कि पहले इसकी राजधानी, अगर अजातशत्रु और बिंबिसार की बात कर लें तो इन दोनों के समय के शासनकाल में जो राजधानी रही वो रही थी राजगृह, यहाँ पे कि अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी 583 में। 583 में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था राजगृह में, जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जो कि राजगृह में थी। देन उसके बाद में जब उदयन राजा बनता है तो उसने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में जिसको पटना बिहार की राजधानी है वो स्थान था, उसको अपनी राजधानी बनाई और वहां पर स्थापित की। अगर हम बात करें आगे जाके तो यहाँ पर जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रही राजगृह के मुताबिक, क्योंकि यहाँ से जो वज्जियों पर, जो कि उसके उत्तर में लगा हुआ एक राज्य था, जो कि एक गणतंत्र था, उस गणतंत्र पर भी निखार की जा सकती थी। साथ ही साथ में व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि गंगा के संगम में था, तो पूर्वी दिशा में, पूर्वी भारत में जो व्यापार होता था उस व्यापार पर भी नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा
आसान हो गया था। तो इस कारण से कहीं ना कहीं पे जो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित की उदयन ने वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही थी उसके शासनकाल में, जिससे कि उसको सभी दृष्टि से कहीं ना कहीं पे सुरक्षित महसूस किया था। बिंबिसार के समय में अगर बात करें तो एक ही इसका प्रतिद्वंदी रहा था, वो था अवंती, जिसके साथ में मैत्री संबंध स्थापित किए थे। और मैत्री संबंध स्थापित करने के बाद में अजातशत्रु के समय में भी इनके मैत्री संबंध ही स्थापित हुए, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो थी पूरे के पूरे जितने भी महाजनपद है उन पर इसका शासन हो। तो शासन के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध, मैत्री संबंध और कूटनीतिक संबंध से अधिकार भी स्थापित किए। लेकिन अवंती जो कि मगध के समकालीन एक शक्तिशाली राज्य था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवंती के साथ में युद्ध होना संभव नहीं हो पाया था, चाहे वो बिंबिसार की शासनकाल की बात करें या फिर अजातशत्रु के शासनकाल की बात करें। उसके बाद में उदयन का शासन होता तो वहां पे भी यही कुछ परिस्थितियां बनी। यहाँ पर भी उदयन के समय में मगध और शांति के बीच में, अवंती के बीच में कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो पाया था, और ये अवंती के साथ में एक न्यूट्रल रहे थे और अवंती को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले पाए थे तीनों के शासनकाल में। इसमें बिंबिसार के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। बिंबिसार के समय में बिंबिसार और उसके समकालीन जो राजा था वो था प्रद्योत, जो कि अवंती का एक प्रतापी राजा रहा। जब वो पांडु रोग से ग्रसित हुआ था तब मगध साम्राज्य का जो राजवैद्य था जीवक, उसको वहां पर इलाज के लिए भेजा था। तो एक मित्रता के संबंध स्थापित किए थे। और अजातशत्रु के समय में यहाँ पर एक जो वत्सराज, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद वत्स महाजनपद, जिसको कि वत्सराज के राजा थे उदयन के साथ में संबंध स्थापित हुए। और एक वैवाहिक संबंध थे जिसमें कि जो अपने अजातशत्रु की पुत्री थी उसका विवाह हुआ था उदयन के साथ में, कहीं ना कहीं दामाद थे वो। और इस तरीके से उस राजा के साथ में अवंती के संबंध अच्छे थे। तो अवंती के साथ में एक मैत्री संबंध स्थापित करने में जो सुलाकारी रूप में अगर सामने आते हैं तो वत्स राज उदयन का नाम सामने आता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उदयन जो कि वत्स महाजनपद का राजा था उस समय का, जो कि अजातशत्रु के समकालीन रहा था। ठीक है, तो इसमें यहां पर उदयन की बात कर लें तो उदयन के समय में भी मगध और अवंती के बीच में कोई निर्णायक युद्ध नहीं हो पाया था। और यहां तक बात कर लें इसका शासनकाल में की दृष्टिकोण से ज्यादा विस्तारित नीति नहीं अपनाई थी, क्योंकि अजातशत्रु और बिंबिसार के समय में जो इसके शासन की परिधि थी, इसके शासन की जो सीमाएं थी वो हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुकी थी। और नीचे में जाके देखा जाए तो दक्षिण भारत तक इसकी सीमा लगी हुई थी, जो मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है ना। अगर हम जैन ग्रंथों के अनुसार बात करें तो यहाँ पर उदयन को जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। जैन धर्म को उसने स्वीकार किया था और यहाँ पर जैन ग्रंथ ही उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में इसको पितृहंता माना गया है, लेकिन जैन ग्रंथ में पितृभक्त के रूप में इसकी जानकारी मिलती है। इससे कई साक्ष्य भी मिलते हैं। अगर बात की जाए जैन ग्रंथों में इस तरीके से साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर उदयन ने चैत्यगृह, जैनों के लिए एक चैत्यगृह जहाँ पे कि जैनों की सभा होती थी और साथ ही साथ में वहाँ पे शिक्षा का माध्यम बना था वो चैत्यगृह, उस चैत्यगृह का निर्माण उदयन के द्वारा करवाया गया था। देन उसके बाद में जब चैत्यगृह का निर्माण हुआ उसके बाद में उदयन जैन धर्म का अनुयायी माना गया है। तो उस समय इसने व्रत और साथ ही साथ में जो जैन धर्म के आचार्य थे उनसे निरंतर रहने की हर रोज प्रतिदिन वो क्या करता था, उपदेश सुनता था। ठीक है ना। तो एक घटना कुछ ऐसी हुई जिसमें कि इसकी हत्या का विवरण मिलता है। इसकी हत्या कर दी गई जब एक दिन ये जैन आचार्यों के साथ में जैन गुरुओं का उपदेश सुन रहा था, तो उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा छुरा इसके शरीर में घोंपा या भौंका और इसकी हत्या कर दी गई। और इसके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वो अवंती का ही नरेश था, क्योंकि अवंती के साथ में ऐसे संबंध उदयन के समय में नहीं थे, कहीं ना कहीं कटुता रही। तो अवंती नरेश पालक के द्वारा एक गुप्तचर, एक स्पाई ये बोलते हैं, एक स्पाई नियुक्त किया गया था और उस स्पाई ने ही छुरा भोंककर उदयन की हत्या कर दी है। उदयन के बाद में जब उदयन की हत्या हो जाती है तो उसके
जो पुत्र रहे वो पुत्र यहाँ पर शासन करते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात कर लें तो जब उद्यान की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में इनकी 3 पुत्रों की जानकारी मिलती है। 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिन्होंने की बारी बारी जब पिता खत्म होते हैं तो उसके बाद में ये शासन करते हैं। जब छुरा भोंका था उस समय ये घायल हुए, कौन? उद्यान घायल हुए तो उनके उपचार हुआ, तो लेकिन घायल की अवस्था में कहीं ना कहीं पे किसी इतिहास में, बौद्ध ग्रंथ के इतिहास में ही इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसको पितृहंता इनके पुत्रों को भी कहा गया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरण्यक वंश जो कि जिनके शासन काल में जो राजा रहा वो पूरा का पूरा पितृहंता वंश था, जिसमें कि पिता की हत्या करने के बाद में उसका बेटा राजगद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर अगर उद्यान की बात कर लें तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उद्यान के भी तीनों पुत्र को पितृहंता का दोषी माना जाता है और पितृहंता इनको कहा गया है, चाहे वो अनिरुद्ध हो, मुंडक हो या फिर नागदशक, जो कि बौद्ध ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। अनिरुद्ध जो कि बड़ा पुत्र होने की जानकारी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि सबसे पहला राजा अनिरुद्ध बना उद्यान के बाद में, देन उसके बाद में मुंडक, अनिरुद्ध के बाद फिर मुंडक की बाद में आखिरी जो राजा बनता है वो नागदशक बनता है। तो नागदशक जो कि अंतिम राजा हिरण्यक वंश का हुआ, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, उसकी प्रसिद्धि के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको कि पुराणों में दर्शक के रूप में कहा गया है। ये तीनों ही राजाओं के बारे में बात किया है उद्यान के बाद में, ये काफी ज्यादा निर्बल शासक थे, साथ ही साथ में विलासी थे, यानी कि भोग विलास में ये डूबा रहते थे। तो ये भी इसके पतन के कारण बनते हैं। हिरण्यक वंश का जो पतन हुआ वो कहीं ना कहीं पे निर्बलता, यानी कि जो कमजोर शासन नीति थी वो रही, और साथ में विलासिता में डूबना भी इसका प्रमुख कारण बताया जाता है। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, जो शासन तंत्र था, जो डेमोक्रेसी थी, वहां की जो प्रजा थी वो भी ज्यादा उग्र हो गई और शासन तंत्र जो हुआ वो शिथिल पड़ गया। चारों ओर कहीं ना कहीं पे षड्यंत्र थे और साथ में हत्याएं होने लगी, जो कि नगरों में हुई, तो जिससे कि क्या, जब वहां की जो जनता थी मगध साम्राज्य की, उसमें काफी ज्यादा असंतोष फैल गया और उससे क्या हुआ, शासन राजा के विरुद्ध हो गया और कहीं ना कहीं पे पूरा जो जनता थी वो पितृहंता का जो सिंहासन था उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, उसको उतारने का पूरा प्रयास यहाँ पर जारी था। तो एक समय ऐसा आया कि पूरा मौका मिल गया और यहाँ पर जो पितृहंता थे, ठीक है ना, चाहे नागदशक हो, इनको शासन सिंहासन से उतार दिया और राजगद्दी से उतारने के बाद में योग्य शासक, जो कि उस समय उन्हीं के शासनकाल में कहीं ना कहीं अमात्य या फिर किसी एक क्षेत्र का मांडलिक था, कहा जाता है शिशुनाग नामक एक राजा रहा, एक अमात्य रहा, एक मांडलिक रहा, जो कि ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि बनारस जो क्षेत्र था वहाँ का वो मांडलिक था, जो कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जो कि वाराणसी कहा जाता है, जिसको कि उसके अंतर्गत आता है, जो कि काशी महाजनपद का होता है। तो वहां पर ये जो मांडलिक था शिशुनाग, इसको मगध का क्या शासक बनाया जाता है, यानी कि शिशुनाग का फिर राजरोहण होता है और वो गद्दी पर बैठता है। इस तरीके से एक नए वंश की स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि हिरण्यक वंश की खत्म होने के बाद में आती है। तो वो वंश होता है शिशुनाग के नाम पर नाग वंश की स्थापना होती है, जिसको कि शिशु नाग वंश के नाम से भी जाना जाता है और आगे जाकर ही शिशु नाग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उद्यान के उत्तराधिकारी ने भी ज्यादा वर्ष तक शासन नहीं किया। अगर हम निरंतर की बात करें तो 444 वर्ष तक उद्यान ने शासन किया। देन उसके बाद में जो शासक रहे, चाहे वो अनिरुद्ध, मुंडक या नागदशक की बात करें, तो 444 से लेकर 412 ईस्वी तक ही इन्होंने शासन किया। देन उसके बाद में नागवंश का उदय होता है और नागवंश फिर आगे मगध साम्राज्य को के उत्तराधिकारी बनते हैं और साम्राज्य के विस्तार में उनकी क्या नीति रहती है, ये हम अगले वीडियो, अगले अंक में जानेंगे, जो कि इसके बाद में मैं लेके आऊँगा, जिसमें कि हम लगातार शिशुनाग वंश के जो उत्तराधिकारी हुए और साथ में जो शिशुनाग राजा रहा उसकी कार्यशैली क्या रही और उसके शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना
भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, अगर आप लगातार अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, प्री और मेंस का पूरा कंटेंट मैं आपके सामने एक थ्योरी बेसिस पे कंप्लीट कर रहा हूं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स के कंटेंट को समझने में आसानी हो और अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।